नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं तिब्बत, एक विस्तृत परिचय नाम के स्रोत पर। कोशिश रहेगी कि इस ऊंचे पठारी इलाके के आप कह सकते हैं सबसे जरूरी पहलू समझें। भूगोल, इतिहास, संस्कृति और हाँ, आज के हालात भी। इसे दुनिया की छत क्यों कहते हैं, चलिए इसी स्रोत से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये दस्तावेज शुरू में बताता है कि तिब्बत एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। औसत ऊंचाई करीब 4,500 मीटर। और जाहिर है हिमालय की चोटियां हैं, यारलुंग सांगपो मतलब अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, इनका जिक्र है। लेकिन क्या ये स्रोत सिर्फ ये आंकड़े दे रहा है या ये भी बता रहा है कि इस ऊंचाई ने वहां के जीवन को कैसे ढाला है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है जो ये स्रोत उठाता है। देखिए, सिर्फ ऊंचाई ही नहीं बल्कि इसके कारण जो एक खास तरह की मतलब बहुत ठंडी और सूखी जलवायु बनी है ना, उसी ने वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की संस्कृति को एक अनोखा रूप दिया है। अच्छा। खान पान से लेकर रहन सहन, यहाँ तक कि लोगों में शारीरिक बदलाव भी हुए हैं। सब कुछ, जैसा ये दस्तावेज दिखाता है, इस अनोखे भूगोल से जुड़ा हुआ है। और इतिहास उसमें भी काफी कुछ है। स्रोत में 7वीं सदी के राजा सोंगतसेम्बो का जिक्र है जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक घटना थी या इसका कोई गहरा असर पड़ा, ऐसा कुछ बताता है स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि ये महज एक धर्म परिवर्तन नहीं था। ये असल में तिब्बती पहचान की, आप कह सकती हैं, नींव रखने वाला पल था। तिब्बती बौद्ध धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं रहा, वो संस्कृति, समाज और हाँ, पारंपरिक राजनीति का भी केंद्र बन गया। दलाई लामा की जो भूमिका है आध्यात्मिक गुरु और ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक नेता की भी, वो इसी से जुड़ी है। हाँ, सही कहा। मठ है, मंत्र जाप है, प्रार्थना झंडे जो दिखते हैं, ये सब उसी पहचान के निशान हैं। और हाँ, दस्तावेज 1950 के दशक के जो बड़े बदलाव हुए उन पर भी आता है। अच्छा, जैसे स्तर पर आते हैं, सामग्री क्या कहती है? कृषि, पशुपालन और पर्यटन का जिक्र तो है, पर क्या तस्वीर पूरी तरह मतलब सकारात्मक दिखाई गई है? नहीं, स्रोत एक संतुलित नजरिया देता है। ये बताता है कि हाँ, पारंपरिक रूप से अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर टिकी रही है और पर्यटन भी बढ़ा है हाल के सालों में। ल्हासा में पोटाला पैलेस है, जोखांग मंदिर है, ये सब काफी मशहूर है। हाँ, सुना है इनके बारे में। लेकिन साथ ही ये दस्तावेज ये भी साफ करता है कि भौगोलिक मुश्किलें हैं जिनके कारण आर्थिक विकास उतना तेज नहीं रहा, और चुनौतियां भी हैं। मतलब ये सिर्फ पर्यटन के फायदे नहीं गिनाता, बल्कि उससे जुड़ी जो पर्यावरण या संस्कृति पर असर की चिंताएं हैं, उनका भी इशारा करता है। तो पर्यटन और आर्थिक विकास के अलावा स्रोत और किन बड़ी चुनौतियों की बात कर रहा है? देखिए, दस्तावेज कई आज के मुद्दों को सामने लाता है। इसमें राजनीतिक संघर्ष और स्वायत्ता का सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति कैसी है, इस पर चिंताएं हैं, और एक बहुत अहम बात यह है कि आधुनिकता आ रही है, बाहरी प्रभाव बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच तिब्बत की जो अपनी पारंपरिक संस्कृति है, भाषा है, पहचान है, उसे कैसे बचाया जाए। ये सब चुनौतियां जुड़ी हुई आपस में। और भारत के साथ संबंधों पे क्या कहता है ये स्रोत? इस पर कुछ खास जानकारी है? हाँ, इस दस्तावेज के हिसाब से भारत ने 1959 के बाद दलाई लामा और बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी है। ये एक मानवीय पहलू तो है ही, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि इस वजह से भारत चीन संबंधों पर भी असर पड़ा है और कैसे ये सीमा वाले इलाकों में कभी-कभी तनाव का कारण भी रहा है। तो कुल मिलाके इस सामग्री को देखने के बाद ये तो साफ है कि तिब्बत सिर्फ ऊंचे पहाड़ और मठों की जगह नहीं है। यहाँ तो भूगोल, इतिहास, धर्म, राजनीति और आज की चुनौतियां सब एक बहुत ही पेचीदा तरीके से गुंथे हुए हैं। रह जाता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें कि कैसे एक इतनी पुरानी और इतनी अलग संस्कृति जो इतने मुश्किल माहौल में पनपी, आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में और बाहरी राजनीतिक दबावों के बीच अपनी पहचान और अपना वजूद बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ये अपने आप में एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।